बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल-ए-हुमा। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद हीरा खुद भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग रावी टाउन का सदर है और इसकी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आई हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करवाने वाला लाहौर के रिहायशी बदर रशीद हीरा के खिलाफ इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज हैं। इक़दाम कत्ल के मुकदमा थाना शाहदरा, नाजायज असलहा का थाना शरकपुर, जबकि पुलिस से दस्तदराजी का मुकदमा थाना पुरानी अनारकली में दर्ज है। बदर रशीद कई मुकदमात में गिरफ्तार भी हुआ। मुद्दई बदर रशीद खान हीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग रावी टाउन का सदर है और यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गई। दूसरी जानिब तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक बगावत के मुकदमे के मुद्दई का गवर्नर पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर पंजाब से हजारों अफराद मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने वालों की तस्वीर बनाना मामूल की बात है। रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी ने बदर रशीद से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि सियासतदानों के साथ आवाम की तस्वीर नई बात नहीं। पीटीआई की सेंट्रल पंजाब की यूथ की कोई तंजीम नहीं है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक थाना शाहदरा में लीगी क़यादत के खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानिब से नहीं, बल्कि ये एक मुकदमा एक शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। मुकदमे के तमाम पहलुओं और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मुस्लिम लीग शीन बनकर रहेगी। मरियम नवाज खातून हैं, उनका एहतराम करूंगा। पीपल्स पार्टी ज्यादा देर ऑपोजिशन के साथ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपोजिशन बाहर निकलेगी तो शिकस्त होगी। अपोजिशन की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज खातून हैं, इसलिए उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से शीन बनकर रहेगी। मरियम नवाज खातून हैं, इनका एहतराम करूंगा। पीपल्स पार्टी ज्यादा देर अपोजिशन के साथ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपोजिशन बाहर निकलेगी तो शिकस्त होगी। अपोजिशन का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शिबली फराज कहते हैं कि सिंध हुकूमत के गंदम रिलीज ना करने से कीमत ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से फसलों को नुकसान हुआ। सिंध में सैलाब की वजह से कॉटन की पैदावार मुतासिर हुई। बदकिस्मती से कॉटन के आदाब पूरे नहीं कर सकेंगे। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता। दुश्मन कोई मौका जाया नहीं करेगा, हर हरबा इस्तेमाल करेगा। क्या मुल्क में मुकदमात इमरान खान के इल्म में लाकर दर्ज किए जाते हैं? हो सकता है मुकदमा अपोजिशन के लोगों ने ही दर्ज करवाया हो। जो मुल्क के जो मुआशी अशारिये हैं उन पर भी एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई जो कि असद उमर साहब ने पेश की, जिसका ज़ाहिर है कि उसमें एक ज़िक्र ये भी था कि जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है और फिर ख़ास तौर पे जो अशाए खुर्दोनोश की जो आइटम्स हैं उनकी कीमतों के बढ़ने पर ज़ाहिर है कि सब काबीना को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बिलखुसूस उस पर तशवीश भी है और उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी कि इन चीज़ों के लिए जल्द अज जल्द कोई हिकमत अमली बनाई जाए जिससे कि ये जो बुनियादी आइटम्स हैं इनकी कीमत कम हो ताकि कुछ आवाम को रिलीफ मिल सके। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस की बात हुई है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं लोगों को गद्दारी मुसलमानी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। बेनजीर को स्टेट रिस्क, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। ये है वो नवाज शरीफ ज़हनियत जिसने पाकिस्तान को अखलाकी तौर पर तबाह किया।
मोमन खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पीटीआई पर भारतीय और यहूदियों से फंड लेने का फॉर्म फंडिंग केस ये क्या था, दूसरों पर गद्दारी के इल्जाम, और दूसरी तरफ बगैर वीजा जंदाल से खुफिया मुलाकातें, कश्मीरी लीडरशिप के बजाय जंदाल के घर जाना, नेपाल में मोदी से खुफिया मुलाकात। तो फिर आप क्या हैं? ये सब कौन करता रहा? ये भयानक चेहरा किसका है? मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम ने साबिक डीजी FIA पर शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव डाला। बशीर मेमन के इनकार के बाद नैब न्याजी गठजोड़ सामने आया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को वजीर आजम हाउस से सामान बांधने का मशवरा देते हुए कहा, गद्दारी का मुकदमा तो वजीर आजम के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। नैब न्याजी गठजोड़ में DG नैब को इस्तेमाल किया गया। बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वजीर आजम ने अपने दफ्तर बुलाया और दफ्तर में बुलाकर उन्होंने कहा कि तुमने कोई केस नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने शरीफ फैमिली के बारे में वो नहीं किया, ये नहीं किया, शरीफ खानदान के बारे में तुमने केस नहीं बनाया। तुमने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफर, हमजा शहबाज और वो जो बेटा है शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज, उसके खिलाफ केस बनाना है। और मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ टेररिज्म का केस बनाया जाए। और टेररिज्म का केस क्यों बनाया जाए? क्योंकि फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई थी उस वक्त और उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई है और उसके ऊपर ये नाम लिए और इनको कहा कि इसके ऊपर टेररिज्म का केस बनाएं। और उन्होंने कहा इसके ऊपर टेररिज्म का केस नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का एविडेंस नहीं है और ये किस तरह दहशतगर्दी है, ये कहां से मैं दहशतगर्दी का केस बनाऊं। और मैं सलाम पेश करती हूं बशीर मेमन साहब को कि वो इस किस्म की ज़हनी हालत रखने वाले, धमकाने वाले वजीर आजम को ये जवाब दे रहे थे। दूसरा सवाल किया उनको कि जो शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है और सलमान शहबाज और पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। करप्शन और नैब का बयानिया पिटने के बाद गद्दारी पर उतर आते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर शेख रशीद को खबरदार किया कि वो हद में रही, हद पार की तो उनको नुकसान होगा। मरियम नवाज को मुखातिब करना शेख रशीद को महंगा पड़ेगा। शेख रशीद को मैंने खुद नवाज शरीफ के पीछे दुम हिलाते देखा। शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करता रहा है। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को खबरदार रहने का कह दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। करप्शन और नैब का बयानिया पिटने के बाद गद्दारी पर उतर आए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर शेख रशीद को खबरदार किया कि वो हद में रहें, हद पार की तो उनका नुकसान होगा। मरियम नवाज को मुखातिब करना शेख रशीद को महंगा पड़ेगा। शेख रशीद को मैंने खुद नवाज शरीफ के पीछे दुम हिलाते हुए देखा है। शेख रशीद नून लीग में शामिल होने के लिए मिन्नतें करता रहा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानात में तजादात की भरमार है। लीगी कायद जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर ही NRO दिला सकते हैं, इसलिए उन्हें तर्जमान मुकर्रर किया। अपने वीडियो पैगाम में सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ का बयानिया और इनका अमल भेंगे की दो आंखों की तरह आपस में नहीं मिलता। जी हाँ, आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि उनका अमल भेंगे की दो आंखों की तरह आपस में नहीं मिलता। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। शहजाद आफरीदी कहते हैं कि इदारों के खिलाफ मुहिम मुल्क कमजोर करने की साजिश है। हर किसी को हक हासिल है कि वो FIR दर्ज करवाए। इस मुकदमे में रियासत का कोई किरदार नहीं, रियासती इदारे एक पेज पर हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। अदालत फैसले करने में खुद मुख्तार है। वजीर आजम इमरान खान ने एक रुपए की मनी ट्रेल दी है। दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए। मुल्की इदारों को चैलेंज करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। हमारा सब कुछ पाकिस्तान है, मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रही हैं। पाकिस्तानी कौम ऐसे अनासर की पुरजोर मजम्मत करती है। 22 करोड़ अवाम ऐसे शरंगेज बयानियों को यकसर मुस्तरद करते हैं। ऐवान वजीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार से गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून के एमपीएस चौधरी अशरफ अंसारी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अबूर गुजरांवाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क कौम से मुखलिस नहीं। पाकिस्तान में ऐसे बयानिए की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों का हर सतह पर एहतराम करती है। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ा बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली जमात जिसने इक़्तिदार में आकर 50 लाख घरों का मंसूबा पेश किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम संगमील की बुनियाद बन गया। सरमायाकारी करने वालों को टैक्स में 90% छूट से कारोबारी तबका भी खुश। रियल स्टेट के कारोबार से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान मुतवस्त और गरीब तबके के अपने घर के ख्वाब को पूरा करने के हवाले से वाज़ेह सोच और शानदार विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 50 लाख घरों का मंसूबा इन्हीं की जानिब से सबसे पहले पेश किया गया और इसके बाद इस मुश्किल काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इजरा किया गया, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा रियल स्टेट से वाबस्ता सेक्टर को तारीखी मेरात दी गई हैं। क्या हुकूमत अपने वादे को पाया तकमील तक पहुंचा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग स्कीमों की भरमार। 400 से जायद हाउसिंग सोसाइटीज विफाक में सरगर्म। सीडीए और आरडीए के कई अफसरान मिली भगत करके करोड़पति बन गए। माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना जिले इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। देखते हैं इजहार न्याजी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाली हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जोड़ा शहरों में 400 से ज्यादा जाली हाउसिंग सोसाइटियां काम कर रही हैं। अगर बात की जाए आरडीए और सीडीए की, तो इन जाली स्कीमों में कुछ हो न हो, इन इदारों के मुलाजमीन को करोड़ों बना दिया गया है। कोई स्कीम इन इदारों की सरपरस्ती के बगैर काम नहीं कर सकती। अवाम को खूबसूरत इश्तिहारात और अल्फाजों का झांसा देकर लूटने में इन इदारों का भी मुकम्मल हाथ है। पुलिस, आरडीए और सीडीए तीनों इदारे सरमायादारों को मुकम्मल मामलत फराम करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जाली स्कीमों को फौरी तौर पर काम से रोका जाए और जो स्कीमें कानूनी तकाजे पूरी करती हैं और अपना लीगल फ्रेम वर्क पूरा कर चुकी हैं, इनको काम करने दिया जाए ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तरक्की करे और ये कारोबार बंद न हो। इस्लामाबाद में इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज का काम धड़ल्ले से जारी है। सीडीए, जिले इंतजामिया और मुतलका अदारों की मुजरमाना खामोशी भी एक सवालिया निशान है। अवाम की जेबों पर डाके डालकर करोड़ों अरबों रुपए हथिया लिए गए हैं, लेकिन जब अवाम यहाँ रिहाइश इख्तियार करने आएगी तो तमाम मुतलका इदारे हरकत में आ जाएंगे। कैमरामैन मुबशर अली के साथ इजहार खान न्याजी, टीवी टुडे। अपने घर का ख्वाब हर शहरी की ख्वाहिश। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज अवाम को लूटने में मशगूल। महकमों से काली भीड़ों को जब तक निकाला नहीं जाएगा, लोग यूं ही लुटते रहेंगे। शहरियों ने हमारे नुमाइंदे से मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार, मुतलका इदारों की मुजरमाना खामोशी। कौन एक्शन लेगा और कब कार्रवाई होगी, आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। आदमी के पास किसी न किसी अंदाज में, जाली अंदाज में 10 कनाल आ गए, उसने हाउसिंग सोसाइटी खोल ली, ना उसने रजिस्टर करा। इसमें मैं ये समझता हूँ जैसे कच्ची आबादियों की आबादकारी के लिए सीडीए का हाथ है, ये तो सबको पता। उसी तरह ये जो मशरूम ग्रोथ है इनकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों की, ये भी इसमें भी सीडीए का हाथ है। पुलिस का रोल उससे भी ज्यादा घिनौना है। आप जाके जिस तरह है कि मकान खाली कराना है तो आप पुलिस को भत्ता देंगे, यार ये पैसे ले लें, तो आप आंखें बंद कर लेना, हम खुद खाली करा लेंगे, हमारे गुंडे मौजूद हैं।
وہ چپ کر جاتے ہیں, پیسے اچھے خاصے ملتے ہیں. مضبوط قسم کی, ٹھوس قسم کی حکمت عملی بنائی جائے اور پھر اس اسٹریٹجی پہ عمل بھی کیا جائے تو یہ رک سکتا ہے, ورنہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اسلام آباد, جس کا نام ہم نے اسلام کے نام پہ رکھا اور دارالحکومت ہے اور جس کی پورے اس وقت پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ وفاق ہے, اور تو وہ ایسا نہ ہو کہ پھر اسی جو ان پلانڈ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا اس طرح سے نشانہ بن کے تباہی اور بربادی کی طرف جائے. ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ سسٹم ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے. سی ڈی اے ہو, ضلعی انتظامیہ ہو یا پولیس ہو, اگر ان میں سے کالی بھیڑوں کا صفایا کیا جائے تو اس مافیا کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے. کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ اظہار خان نیازی, ٹی وی ٹوڈے, اسلام آباد. وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باعث عام طبقہ نقصان اٹھا رہا ہے. سی ڈی اے اور آر ڈی اے مافیا پر کنٹرول نہیں کر سکی. اس حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے جانتے ہیں سی ڈی اے کے ترجمان مظہر حسین سے. اسلام آباد کی حد تک اور سی ڈی کی حد تک سی ڈی کی ذمہ دار ادارہ ہے, اور جو بھی اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پوری لسٹ, چاہے وہ لیگل ہیں یا چاہے وہ ان لیگل ہیں, وہ سی ڈی اے نے اوپنلی اپنی ویب سائٹ پر دی ہوئی ہے, اور یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جو بھی اسلام آباد میں کوئی بندہ پرچیز کرنا چاہے پلاٹ, وہ پہلے سی ڈی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے چیک کر لے کہ یہ سوسائٹی ہے لیگل ہے یا ان لیگل ہے, تاکہ ان کا کوئی بھی مالی نقصان نہ ہو. گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں اور باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ فلاں 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 سوسائٹی جو ہے یہ ان لیگل ہے اور اس میں انویسٹمنٹ سے گریز کیا جائے. اور یہ ہمارا ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. ہر تھوڑے عرصے بعد ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی جو ہے فلاں سوسائٹی جو ہے یہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں لیکن یہ ان لیگل ہے, یا فلاں جو پروجیکٹ ہے یہ ان لیگل ہے, تو اس میں آپ انویسٹ. کوئی بھی سوسائٹی جہاں پر اسلام آباد میں فار ایگزامپل بن رہی ہے اور ہمارے آفیسر جو کہ فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی لیگل کام ہو رہا ہے, تو فوراً اس کا نوٹس لیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہم فوراً ہی پبلک کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ کام غیر قانونی ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے اپنے جو ہے آفیسرز, ہمارے اپنا اسٹاف, ان لوگوں کی کافی محنت شامل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی انلیگل کام اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں. انلیگل سے ہماری مراد وہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جس میں بغیر جو ہمارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, جس میں لوگوں کے لیے امیونٹی پلاٹس ہوتے ہیں, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, یا ان کے پاس مقررہ جگہ ہوتی ہے جتنے وہ پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کو وہ سبمٹ کرتے ہیں ادارے میں. اگر وہ ہمارے افسر اس بات کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں, تو پھر تو اس کا این او سی ایشو ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اس میں ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی, اس کا ایریا کم ہوتا ہے, اس میں عوامی کے پلاٹ کم ہوتے ہیں, تو پھر اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو این او سی قرار نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں کورونا سے مزید 6 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6523 ہو گئی. مزید 467 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,15,727 ہو گئے. 521 مریضوں کی حالت تشویشناک, جبکہ 3,06,16 مریض صحتیاب ہو چکے. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 6 مریض انتقال کر گئے. پنجاب میں 2243, سندھ میں 2523, خیبر پختونخوا میں 1262, بلوچستان میں 146, گلگت بلتستان میں 89, آزاد کشمیر میں 76 اور اسلام آباد میں 184 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 467 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1 لاکھ, سندھ میں 1,38,600, خیبر پختونخوا میں 38,105, بلوچستان میں 15,420, گلگت بلتستان میں 3,857, اسلام آباد میں 16,845, آزاد کشمیر میں 2,874 مریض ہو چکے. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,50,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 3,58,00,000 ہو گئی. 2,70,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 2,15,000, برازیل میں 1,46,773, میکسیکو میں 82,000, روس میں 21,663, بھارت میں 1,04,000, ترکی میں 8,500, ایران میں 27,419, افغانستان میں 1,470 اور سعودی عرب میں 4,898 اموات ہو چکی ہیں.
پاک بحریہ اور جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مابین مشترکہ بحری مشق ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحری مشق میں پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار اور جاپانی جہاز اونامی نے شرکت کی۔ مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ یہ بحری مشق سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس مشق کا مقصد دونوں ممالک کے بحری افواج کے مابین تعلقات اور آپریشنز کو مزید فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جائے۔ بھارتی انتہا پسندی اور غیر آئینی اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ جی ہاں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی انتہا پسندی اور غیر آئینی اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ وزیر خارجہ کا کورونا کے حوالے سے کہنا تھا، عالمی وبا نے دنیا بھر کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا، جس کی وجہ سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے کورونا کے معاشی مضمرات سے نمٹنا مشکل کام ہے۔ محدود وسائل کے باوجود اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کورونا کے پھیلاؤ میں کمی آئی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، ہمارے ساتھ ڈی پی او ننکانہ صاحب اسماعیل کھاڑک کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں ڈی پی اوز نے تمام سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ تھانہ جات کی تمام ریکارڈ کی کمپیوٹرائز تکمیل جلد از جلد مکمل کی جائے۔ شرکا سے خطاب میں ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ فرنٹ ڈیسک پر آنے والے تمام شہریوں کو تسلی بخش ماحول فراہم کیا جائے۔ تفتیشی افسران سے درخواست کے متعلق 24 گھنٹوں میں رپورٹ حاصل کی جائے۔ تمام فرنٹ ڈیسک سٹاف تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے مثالی کردار کو یقینی بنائیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں حکومت پاکستان کی کلین گرین پاکستان مہم کے تحت ٹاؤن کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ اور مختلف ایریا میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد لاریب اسلم اور چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی عامر بٹ کی جانب سے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں کامران ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر جویا نے ضلع بھر میں کلین اینڈ گرین فیز 2 کا آغاز کر دیا۔ اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد میڈم لاریب اسلم نے خانقاہ ڈوگرہ ٹاؤن کمیٹی میں پودا لگا کر خانقاہ ڈوگرہ صفدرآباد میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اسی موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد میڈم لاریب اسلم کا کہنا تھا، ارد گرد کے ماحول کو سرسبز و شاداب رکھنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ آج خانقاہ ڈوگرہ میں بھی ہم نے اپنی پنجاب کلین اینڈ گرین کیمپین فیز 2 کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کا ایک میجر پارٹ یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ شجرکاری کریں گے، اس لیے ہم نے خانقاہ ڈوگرہ کے لیے جو ہدف رکھا ہے پودوں کا وہ تقریباً 3000 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پلانس چاک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم جگہ جگہ صفائی کریں اور ڈسٹ بنز انسٹال کریں۔ کوئی آ کر والنٹیئر کام کرنا چاہتا ہے تو دے مور دین۔ صوبائی حکومت کی خصوصی ہدایت پر ضلع مالاکنڈ میں صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز۔ اس سلسلے میں اسکول کے بچوں نے ریلی بھی نکالی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر عباس کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ملاکنڈ نیا گل خٹک کی قیادت میں ہفتہ صفائی مہم شروع کر دی گئی اور ریلی بھی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ملاکنڈ کی آفس سے مین بازار تک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت ڈپٹی کمشنر نے کی۔ اگر آپ ایک علاقے کی سویلائزیشن کو یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ کتنا مہذب ہے تو آپ اس کو بازاروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بازار کتنے صاف ستھرے ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رحمت علی وزیر نے بتایا کہ ہر مہینے کا پہلا ہفتہ باقاعدگی سے ہفتہ صفائی کے طور پر منایا جائے گا۔ یہ ہر مہینے کے فرسٹ ویک پہ ہم سے ہفتہ صفائی منائیں گے۔ صفائی تو ادروائز بھی ہمارے ایک ریلیجن کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا اس پہ بالکل کلیئر کٹ سٹینڈ ہے اسلام کا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سہیل خان نے کہا کہ یہ آگاہی مہم بھی ہے اور صفائی مہم بھی۔ عوام کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ کا تحفہ ہے اس علاقے کے لیے وہ ہے یہ بڑخیلا نہر، اس میں بھی گندگی کے ڈھیر نہ ڈالیں۔ یہ آگاہی مہم بھی ہے، یہ صفائی مہم بھی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا ہو۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی گند پہ پھینک رہا ہے روڈ پہ یا نہر میں تو اس کو آپ روکیں۔ بہاڑی میں جعل سازی سے تیار کردہ غیر معیاری خوراک فراہم کرنے والوں کے خلاف
पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम की कार्रवाई की गई। गैर मयारी अशिया, सोडा वाटर, बेकरी मसनूआत, मसाला जात के दुकानें और यूनिट्स को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने सोडा वाटर, बेकरी मसनूआत, मसाला जात और दीगर खुराक की चेकिंग के दौरान 4 फूड यूनिट्स नाकिस खुराक की तैयारी पर 102 लीटर सोडा वाटर और दीगर नाकिस अशिया पर मुतअद्दिद दुकानें, फैक्ट्रियां सील कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के कारोबार से मुंसलिक तमाम हजरात के लिए पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस पर अमल करना निहायत जरूरी है और अमल करवाएंगे भी। डस्का शहर में मददगार छापा रोटी स्कीम शुरू कर दी गई है ताकि कोई भूखे पेट ना सोए। मजीद डस्के से हमारे नुमाइंदे मलिक शाही तनवीर की इस रिपोर्ट में। डस्का मकामी एनजीओज, नानबाई एसोसिएशन और मखैर शहरियों के तावन से डस्का इंतजामिया ने शहर के हर इलाका के 30 होटल और तंदूरों पर मददगार छापा रख दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन ने कहा कि मददगार छापा से कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन ने कहा है कि हमारी नान एसोसिएशन है, उसके तावन से और यंग ब्लड के तावन से हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि एक फलाही रियासत की तरफ एक कदम जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर टोटल जो है ना वो 40 दुकानें हैं नानों की शहर के अंदर, उसमें से आज 10 दुकानों पे हमने ये जो मददगार डब्बा है ये रख दिया है। इसमें पहले तो ये डेली के 10-10 टोकन ये खुद डालेंगे हर दुकानदार अपनी मदद आपके तहत, और जो गरीब लोग हैं वो ये टोकन दे के मुफ्त रोटी हासिल कर सकते हैं उसके लिए। नानबाई एसोसिएशन के सदर ने तावन का यकीन दिलाया तो शहरियों ने कहा कि मददगार छापा से मुस्तकिन पेट भर लिया करेंगे। इंतजामिया ने मददगार छापे लटका तो दिए, अब इन्हें बर्रे रखना शहरियों की जिम्मेदारी है। मलिक शाह तनवीर, टीवी टुडे न्यूज। कसूर में डिवीजन सतह पर होने वाले रेस्क्यू चैलेंज मुकाबला कसूर 1112 टीम ने जीत लिया। रेस्क्यू 1112 कसूर टीम ने डिवीजन सतह पर होने वाले रेस्क्यू चैलेंज को इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद की सरबराही में जीत लिया। इस मौका पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आसम साहिब ने रेस्क्यू कसूर ऑफिस का दौरा किया, फातेह टीम को मुबारकबाद दी और नेशनल लेवल पर होने वाले रेस्क्यू चैलेंज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो दूसरी जानिब गोजर खान में दिन दिहाड़े नौजवान का कत्ल, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर दी। गुजर खान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त इस्माइल खान के नाम से हुई है। मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। फरार होने की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली, जिसमें 2 मुल्जिमान को असलहा समेत फरार होते देखा जा सकता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाब शाह में लुटेरे बेलगाम, मुसल्ला अफराद की शहरी से लूट मार, शहरी से 6 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। नवाब शाह के इलाके हुन्नू आबाद में डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। रात के वक्त शहरी से डकैत 6 लाख से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस को इत्तला करने पर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लूट मार करते हुए की टीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई। लाल हुसैन में शजरकारी का सिलसिला जारी है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत हजारों पौधे लगा दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुर्तजा। करोड़ लाल हुसैन में बड़ी तादाद में पौधे लगाने के लिए सजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौका पर सरप्रस्त अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी चौधरी अनवर जफर, मलिक असमील खोखर और जवेद अली सलीमी ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जारी मौसमी तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका करोड़ शामिल है, और इसकी सबसे अहम वजह यह है कि जंगलात से दरख्तों का कटाव इलाका में खतरनाक हद तक दरख्तों की कटाव की वजह है। अगर दरख्तों के कटाव को रोका ना गया तो आने वाले वक्त में हमारी आवाम मजीद बदतरीन हालात का सामना करेगी। इन हालात में तकवा के प्लेटफॉर्म से हम अपने हिस्से का काम शुरू कर चुके हैं, और हमारी तरफ से दीगर मेंबरान को भी हदायत दी गई है कि वो भी अपने इलाका में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि आवाम में मौजूद माहौल को अवामी दोस्त बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा नारा, टीवी टुडे। पाकपतन में सदर पुलिस ने बैंक लूटने समेत डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग का सरगना और वारदातों का मास्टरमाइंड दोनों पांव से माजूर शख्स निकला। SHO थाना सदर राय खिजर हयात ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बैंक लूटने समेत डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस गैंग पकड़ लिया। गैंग को चलाने वाला दोनों पांव से माजूर शख्स निकला। उन्होंने कहा कि मुलजिम माजूरी की आड़ में जाए वारदात पर असलहा पहुंचाता और वारदात की रेकी भी करता था, जबकि गिरफ्तार गैंग हवेली डकैती में समेत शहर में होने वालों की बड़ी वारदातों में मुलव्वस था।
ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ डकैती करके 12 लाख रुपया उन्होंने मैंने पढ़ाता जी, उनकी भैन का मजाक के देता जी। पिछले दिनों मैंने और मेरी टीम ने जनाब RPO साहब, DPO साहब और DSP जो सदर सर्कल हैं, उनकी हिदायत की रोशनी में हमने एक कैश स्नैचिंग का जो गैंग है, जो दीगर और हमारे डिस्ट्रिक्ट में दहशत की अलामत बना हुआ था, उसको हमने अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने के बाद उसके जो बकिया मेम्बरान हैं उनकी हमने इंटरोगेशन अमल में लाई। तो एक जो सबसे काबिल ज़िक्र बात जो इस गैंग में हमारे सामने आई है वो था एक स्पेशल पर्सन अब्दुल लतीफ़ उर्फ लंगड़ा। ये टांगों से माजूर शख्स है और यही इस गैंग को कनकोट में मेन रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।